नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुँचाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि खेती में किन प्रयोगों के साथ आप बेहतरीन उपज को प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं गन्ने की खेती के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि साल में 2 बार गन्ने की बुआई होती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बसंत में बोने वाले गन्ने के बारे में। हम जानेंगे कि किस प्रकार खेतों की मिट्टी तैयार की जाए और कैसे आप गन्ने की बुआई करें ताकि आपको बेहतरीन पैदावार प्राप्त हो सके। इसके लिए आइए चलते हैं सस्य विज्ञान के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार के पास और उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग साल में 2 बार गन्ना की खेती करते हैं, यानी गन्ना की रोपाई करते हैं। एक बार अक्टूबर नवंबर और दूसरी फरवरी मार्च दूसरी बार। तो अब फरवरी मार्च में बसंतकालीन गन्ना का समय नज़दीक आ रहा है। इसके लिए खेत की तैयारी आवश्यक है। इसलिए मेरा किसान बंधु से आग्रह है कि खेत की तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए पहले खेत की जुताई MB प्लॉ से करें। MB प्लॉ से एक बार जुताई के बाद 2 बार डिस्क हैरो से खेत की जुताई करें। उसके बाद या तो रोटावेटर से या पाटा दे करके खेत को समतल कर दें। और अंतिम जुताई से पहले जो कंपोस्ट की मात्रा है 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उसको अंतिम जुताई से पहले ही खेत में मिला दें। उसके बाद रोप की विभिन्न विधियां होती है। एक सिरौर विधि से कृषक बंधु सदियों से गन्ना की खेती करते आ रहे हैं। ये बहुत ही पुरानी विधि है। इसमें 30 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर पर पंक्ति बनाया जाता है और उसकी गहराई होती है 15 सेंटीमीटर। उसी में हम गन्ना को आँख से आँख सटाते हुए, यानी 33% ओवरलैपिंग करते हुए गन्ना के 3 आँख के टुकड़ों को बिछाते हैं। और उसको फिर रोपने से पहले उर्वरक का व्यवहार आवश्यक है। उर्वरक का व्यवहार आप इस तरह करें कि जैसे हम लोग के यहाँ बिहार कंडीशन में 150 किलोग्राम नेत्रजन, 85 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा की गई है। इसमें से आप नेत्रजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटास का 100% मात्रा बुआई के समय ही देनी चाहिए। और जब आप उर्वरक का इस्तेमाल पंक्ति में करते हैं, जब पंक्ति में आप उर्वरक का व्यवहार करते हैं तो उसको मिट्टी से मिक्स कर देनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उर्वरक का जो दाना होता है, चाहे यूरिया हो गया, DAP हो गया, इसका जो दाना होता है किसी भी स्थिति में गन्ना के आँख के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। अगर गन्ना के आँख के संपर्क में जाएगा तो उस बड का डेसिकेशन हो जाता है। गन्ना के आँख में से पानी जो है नमी बाहर खींच लेता है ये उर्वरक, और वो बड मर जाता है, अंकुरन नहीं होता है। इसलिए जब आप उर्वरक का व्यवहार करें उसके बाद पंक्ति में ही उर्वरक को मिला दें। उसके बाद ही गन्ना का बीज आप पंक्ति में गिराएं। दूसरी विधि है ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि से जब आप गन्ना की खेती करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और आधुनिक विधि है। इसमें पंक्ति की गहराई होती है 30 सेंटीमीटर। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 90 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 120 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 150 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट भी है। ट्रेंचर का आप व्यवहार कर सकते हैं। ट्रेंचर बहुत ही उपयुक्त है और इसमें मजदूर का भी बचत होता है। जब आप ट्रेंच विधि से गन्ना लगाएंगे तो हथिया नक्षत्र में तेज आंधी और बारिश जब होती है तो उस समय गन्ना गिरेगा भी नहीं। और ट्रेंच विधि, यानी ट्रेंच विधि को हिंदी में नाली विधि कहते हैं, नाली विधि से बोई गई गन्ना जल्दी गिरता नहीं है और भूमि में दूर से ये नमी को अवशोषित कर पाता है। इसलिए इसमें नमी की भी कमी नहीं होती है। अगर किसी कारणवश किसान बंधु 4 सिंचाई बसंतकालीन गन्ना में नहीं देते हैं तो उसमें अगर 3 सिंचाई भी देंगे और नाली विधि से गन्ना की खेती किए रहेंगे तो उपज में ज़्यादा कमी नहीं होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो है जोड़ी पंक्ति विधि।
जोरी पंक्ति विधि से आप गन्ना की खेती कर सकते हैं। जोरी पंक्ति विधि से भी गन्ना की खेती करने के लिए मशीन अवेलेबल है। आप उसमें पंक्ति की जो जिसमें हम गन्ना बिछाते हैं उसकी चौड़ाई होती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के बाद आप 90 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं, 120 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं, 150 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं और 30 सेंटीमीटर में ही गन्ना के दो पंक्ति को, चूँकि ये जोरी पंक्ति विधि है इसलिए जुड़वा रूप से हम गन्ना के बीज को उसमें बिछाएंगे और गहराई 15 सेंटीमीटर ही होगी। जैसे सिरौर विधि जो सबसे पहले मैं बताया था उसमें मैंने कहा था कि आँख से आँख सटाते हुए गन्ना को बिछाना है, यानी 33% ओवरलैपिंग होना है। तो वो ओवरलैपिंग जोरी पंक्ति विधि में नहीं होता है और उसमें माथा से माथा सटाते हुए गन्ना के गुल्ली को बिछाते हैं। बीज दर इसमें करीब 2 गुना लगना चाहिए, चूँकि 2 पंक्ति में हम गन्ना को बिछा रहे हैं गन्ना के बीज को, लेकिन बीज दर 2 गुना नहीं होता है, मात्र 1.5 गुना होता है। और इस विधि से जब आप गन्ना की खेती करेंगे तो उपज भी 1.5 गुना ज़्यादा होगा। और जो एक चौथी विधि है, किसान बंधु को भी पता होगा कि हमारे यहाँ अंकुरन क्षमता मात्र 30 से 35% है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और वही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दक्षिण भारत में 80 से 85% तक अंकुरन क्षमता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने नो टिलर टेक्नोलॉजी यानी गोल गड्ढा विधि से गन्ना की खेती करने की भी अनुशंसा करते हैं। चूँकि अब पिट डिगर आ गया है, मशीन आ गया है, जब तक ये मशीन नहीं आया था तब तक तो ये गोल गड्ढा विधि से गन्ना की खेती करना बहुत ये अनइकोनॉमिकल हो रहा था, चूँकि मजदूर बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसलिए हम लोग उस समय किसान बंधु को अनुशंसा नहीं कर रहे थे कि आप पिट विधि से गन्ना की खेती करें। चूँकि अब पिट डिगर आ गया है तो पिट डिगर से गन्ना की खेती करें अगर करते हैं किसान बंधु तो बहुत ज़्यादा उपज होता है। और इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें बीज दर करीब 2 गुना इसमें इस्तेमाल होता है और उपज भी 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि इसमें बीज दर ज़्यादा होने के कारण मातृ पौधा इसमें ज़्यादा निकलता है, और जब मातृ पौधा ज़्यादा होंगे और कल्ले कम होंगे तो उसका उपज बहुत ज़्यादा होगा। चूँकि कल्ला जो है गन्ना का वो जून के अंतिम सप्ताह तक निकलते रहता है और मातृ पौधा 1.5 से 2 महीने के अंदर निकल जाता है। चूँकि ये 1.5 से 2 महीने के अंदर मातृ पौधा निकल जाता है, ये ज़्यादा समय तक फील्ड में रहता है, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है, ज़्यादा भोजन बनाता है, इसलिए इसका उपज 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए मैं किसान बंधु से आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास पिट डिगर नहीं है, अगर आप मिल क्षेत्र के किसान हैं तो आप मिल से भी पिट डिगर चीनी मिल से ले जा सकते हैं और पिट डिगर का इस्तेमाल करके अपना बुआई करके फिर आप चीनी मिल में पहुंचा दीजिए। अगर इस तरह से पिट विधि से गन्ना की खेती करते हैं तो एक पीठ से दूसरे पीठ के यानी एक गड्ढा से दूसरे गड्ढा के मध्य की दूरी अगर मध्य से मध्य को देखेंगे तो 120 सेंटीमीटर होता है, यानी 4 फुट। अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आप देखते हैं तो 6,944 गड्ढे बनते हैं और उसमें हम लोग को गन्ना लगाना है। गन्ना किस तरह बीज बिछाना है, साइकिल के स्पोक के तरह। जिस तरह साइकिल का स्पोक रहता है उसी तरह आप बीज को उसमें 2 आँख के गुल्ली को या 3 आँख के गुल्ली को उसी तरह साइकिल के कमानी के टायर के कमानी के तरह बिछा दें और उसको 5 से 6 सेंटीमीटर मिट्टी से ढक दें। किसान बंधु को ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि ऐसा नहीं कि हम पिट विधि से, चूँकि इसकी गहराई 30 सेंटीमीटर होती है, तो जब गन्ना का बीज बिछाने के बाद हम मिट्टी इसमें डालेंगे तो पहली बार 5 से 6 सेंटीमीटर ही मिट्टी डालेंगे। ये नहीं कि अगर आप ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो फिर अंकुरन नहीं होगा और गन्ना जो अंकुरित होगा वो मिट्टी के अंदर ही दब के रह जाएगा। इसलिए 5 से 6 सेंटीमीटर ही पहली बार मिट्टी डालें। जो भी उर्वरक वगैरह का जो मैं बोला हूँ, जो अनुशंसित उर्वरक है उसको पीट में ही डालें। कंपोस्ट की मात्रा को भी पीट में ही डालें। कोशिश करें कि 1 सप्ताह पहले कम से कम सड़ा हुआ कंपोस्ट को डालें और एक दिन 2 दिन पहले आप जो उर्वरक की मात्रा है, अनुशंसित उर्वरक की मात्रा, उसको मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। उसके बाद जब आप बीज बिछाएंगे तो बहुत ही अच्छा अंकुरन होगा
और मेरा दावा है कि अगर किसान बंधु गोल गड्ढा विधि से गन्ना की खेती करते हैं तो वो 1500 से 2000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ना का उपज प्राप्त कर सकते हैं। और गोल गड्ढा विधि द्वारा रोपा गया गन्ना वो जल्दी गिरता भी नहीं है, उसका लॉजिंग भी कम होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि एक बार जब गन्ना गिर जाता है मेच्योर होने के बाद, तो वो ना किसान बंधु के लायक रहता है, ना उपज उसमें सही होता है, ना चीनी होता है। यानी किसान भी त्रस्त हो जाते हैं और चीनी मिल में भी चीनी नहीं मिलने के कारण घाटा हो जाता है। इसलिए अगर इससे बचना है तो हम लोग को नाली विधि से और ये गोल गड्ढा विधि से खेती गन्ना की करनी चाहिए। इस दोनों विधि में लगाए गए गन्ना में गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और किसान बंधु से मैं ये भी आग्रह करूँगा कि आप जो गन्ना की खेती करते हैं ये बसंत काल में भी, तो इस समय अंतर्वर्ती फसल भी ज़रूर लें। अगर अंतर्वर्ती फसल आप लेते हैं इस समय मूंग, उड़द, भिंडी, तो मूंग और उड़द जब आप इस समय बोएंगे तो इसके बाद बहुत ही अच्छा होगा कि अगर 3 फीट के दूरी पर आप गन्ना को लगा रहे हैं, यानी 90 सेंटीमीटर पर लगा रहे हैं, तो मूंग और उड़द का 2 पंक्ति ही लेना है। अगर आप 120 सेंटीमीटर की दूरी पर गन्ना को लगा रहे हैं तो 3 पंक्ति में आप मूंग और उड़द को ले सकते हैं। भिंडी का 3 फीट की दूरी पर भी गन्ना जब आप लगाते हैं तो 1 पंक्ति ही रखें, और 120 सेंटीमीटर में 2 पंक्ति में भी ले सकते हैं, 1 पंक्ति में भी ले सकते हैं। अगर आप इस समय भिंडी लगाते हैं तो वो भिंडी मई के प्रथम सप्ताह से तोड़ने लायक हो जाता है। उस समय अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 30 से 40 रुपया किलो प्रति किलोग्राम वो भिंडी बिकता है। तो इससे भी अंतर्वर्ती फसल से भी किसान बंधु बसंतकालीन ईख के साथ भी अंतर्वर्ती फसल बो करके बहुत अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मूंग और उड़द लगाए हैं तो उस बार उससे 2 या 3 बार उसका फलियां तोड़िए, और जब आप अर्दिंग अप करते हैं, गन्ना में मिट्टी चढ़ाते हैं जून के अंतिम सप्ताह में, उसी समय मिट्टी चढ़ाने वक्त वो खुद जो मूंग और ये उड़द का पौधा होगा वो मिट्टी के नीचे चला जाएगा, गन्ना के पंक्ति में चला जाएगा, दब जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, और उससे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नेत्रजन की बचत होगी। इस तरह से भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए मैं किसान बंधु को यही कहूँगा कि गन्ना की जब आप खेती करते हैं तो चाहे वो शरदकालीन गन्ना हो या बसंतकालीन गन्ना हो, अंतर्वर्ती फसल जरूर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे विस्तार से कि किस प्रकार बसंत ऋतु में आप गन्ने की बुआई करें, कैसे आप खेतों को तैयार कर सकें ताकि आपको एक बेहतरीन फसल और उपज की प्राप्ति हो। उम्मीद है कि इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।